फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सीटेट 21 जनवरी 2024 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिनको संस्कृत से डर लगता है तो मित्रों कल की क्लास में टैग वर्ड करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखना और इसमें आप संपूर्ण शिक्षा शास्त्र जानेंगे। इन क्लासों को देखने के बाद में मित्रों आपके संस्कृत के प्रश्न गलत नहीं होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने सभी मित्रों को जिन्हें संस्कृत से डर लगता है, बिल्कुल संस्कृत में जीरो हैं, उनको अवश्य शेयर करना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है और आप इस वीडियो के अंदर ही पढ़ेंगे। देखिए, ये होता है आपका संस्कृत शिक्षण शास्त्र, ठीक है। इससे भर भर के प्रश्न आते हैं और देन इसके बाद में मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगी जिसमें आप जो है गद्यांश और पद्यांश करना सीखेंगे। प्रश्नों को किस तरीके से आप लोग सही कर पाएंगे ये भी जानेंगे। तो इसमें देखिए संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे, भाषा कौशल, भाषा का स्वरूप, संस्कृत शिक्षण विधि एवं संस्कृत शिक्षण का सूत्र, संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण, बहुभाषिकता, उत्कृष्ट लेखनम, भाषा विकास और अधिगम अक्षमता, कहानी कथन कविता। और ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड मैंने करा दिए हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण क्लास मिल जाएंगी। तो मित्रों आपको कम समय में सीटेट को पास करना है तो आपको इसी ठोस रणनीति के साथ में पढ़ना होगा। जितना हो आप लोग PYQ हल कीजिए, ठीक है। PYQ हल कीजिए अगर संस्कृत से डर लगता है। और ये क्लास जो मैंने आपको दी है, आप इन दोनों क्लासों को देखोगे, अगर एक बार समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरी बार देखिए, आपके संस्कृत के प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जानेंगे सबसे पहले संस्कृत शिक्षण उद्देश्यानी, यानी कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। संस्कृत शिक्षण उद्देश्य निम्न प्रकार के होते हैं। जो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे शुद्ध उच्चारणम, श्रुत लेखनम, अनुलेखनम, अभ्यासम करोति, अर्थाग्रहणम। इनका मतलब क्या है, यानी कि सही से उच्चारण कीजिए, श्रुत लेखनम सही से लिखिए, सुन के लिखिए, अनुलेखनम यानी कि अगर आपका गलत है तो उसे दोबारा से लिखिए, अभ्यास करके अभ्यास कीजिए और अर्थ को ग्रहण कीजिए। ये संस्कृत शिक्षण को समझने के उद्देश्य हैं। तो जहाँ भी प्रश्न में शुद्ध उच्चारण वाली बात हो, श्रुत लेखन वाली बात हो, अनुलेखन वाली बात हो, अभ्यासम वाली बात हो, अर्थ ग्रहणम जहाँ दिख जाए तो भैया आंसर बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना, सही जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग इन क्लासों को देखने के बाद में PYQ हल जरूर करना, तो आपके ये सभी वर्ड समझ में आ जाएंगे। अब जानेंगे भाषा कौशलम। तो भाषा कौशलम क्या होते हैं? भाषा कौशल भैया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। श्रवणम, संभाषणम वाचनम, पठनम, लेखनम। ये 4 होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। CDP में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं, अंग्रेजी में भी आते हैं। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी सुबोबली। क्या है? सुबोपली। तो सुबोपली से क्या याद करेंगे? सु से हो जाएगा सुनना, बो से हो जाएगा बोलना, प से हो जाएगा पढ़ना, लि से हो जाएगा लिखना, ठीक है। सु से सुनना, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रही हूँ सुबोबली, ये सो से सुनना, ठीक है, इसे याद रख लेना। और ब से बो से बोलना, ठीक है। और प से पढ़ना, और आपका भी पढ़ना हो जाएगा, और ली से हो जाएगा लिखना, ली से लिखना। तो ये आपके 4 कौशल हैं शुभोपली, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे। अब इसमें ये प्रश्न भर भर के आता है ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। देखिए ग्रहणात्मक कौशल क्या होते हैं? श्रवणम और पठनम च, यानी कि सुनना और जो पढ़ना होता है ये ग्रहण करना होता है। और अभिव्यक्तात्मक क्या होता है? संभाषणम और लेखनम। अब आप कैसे समझेंगे? यानी अभिव्यक्त टीचर होता है, अध्यापक होता है अभिव्यक्त। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ? बोल रही हूँ ना, और साथ में लिख रही हूँ। तो अभिव्यक्तात्मक टीचर होते हैं, ग्रहणात्मक होते हैं छात्र, यानी कि आप लोग देख रहे हैं तो सुन भी रहे हो और साथ में पढ़ भी रहे हैं। तो ये बात आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ग्रहणात्मक कौशल ये छात्र यानी कि श्रवणम और पठनम, च माने होता है और
और अभिव्यक्तात्मक कौशल ये होते हैं संभाषणम और लेखनम, ठीक है, यानी कि आपका बोलना और लिखना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी भाषा कौशलम अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सब भाषा कौशल सभी कैसे होते हैं, तो ये भैया अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। भाषा क्रम से नहीं सीखी जाती है। अगर आप सोचेगा क्रम से सीखी जाएगी, बच्चा पहले लिखना सीखेगा, पहले बोलना सीखेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा पहले कुछ भी कर सकता है क्योंकि अंतः संबंधित है ना, ये क्रम से नहीं सीखी जाती है। सूक्ष्म पेशीय कौशलम अस्ति लेखनम। सूक्ष्म पेशी कौशल, सूक्ष्म कौशल होता है यानी कि जिसमें हमारी मसल्स कम काम करती हैं, तो सूक्ष्म पेशी कौशल होता है लिखना। लिखने में जो हमारी ये मसल्स हैं ये हमारी कम काम करती हैं लेखन के समय, है ना। तो ये सूक्ष्म पेशीय कौशल अगर पूछा जाता है तो वो आपका लेखनम है। पठन समय आवश्यकम, तो पढ़ने के समय पर आवश्यक क्या होता है, तो पढ़ने के समय पे भैया अर्थावबोध। अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके अर्थ को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका पढ़ना भी बेकार है। तो पढ़ने के समय जहाँ भी आपको अर्थबोध आ जाए, अर्थ का ज्ञान होना, तो वो आपका आंसर सही जाएगा। तो पढ़ने के समय पर अर्थावबोध होना आवश्यक है। श्रवण, श्रवण माने होता है सुनना। श्रवण वाचन कौशल का विकास अभिनय एवं संवाद से होता है, यानी कि जो श्रवण कौशल होता है इसका वाचन कौशल का विकास जो होता है अभिनय, अभिनय मतलब होता है नाटक, और संवाद करना, आपस में बातचीत करना, तो उससे इसका विकास होता है सुनने का। यानी कि सुनने में हम क्या करेंगे, अभिनय नाटक को देखेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो ये क्या है आपका श्रवण कौशल। आई होप मित्रों कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब जानेंगे भाषा के स्वरूप को। तो भाषा के स्वरूप मित्रों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के भाषा के स्वरूप होते हैं। ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल मैंने अभी आपको बताया है, तो कमेंट में आप बताइए फटाफट से कि ग्रहणात्मक कौशल में कौन आते हैं, छात्र आते हैं या अध्यापक आते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल में अध्यापक आते हैं या छात्र आते हैं, प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। तो ग्रहणात्मक कौशल में श्रवणम और पठनम आता है, ठीक है। च माने और, श्रवण माने सुनना, पठनम माने पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल में वाचनम और लेखनम आता है, यानी कि बोलना और लिखना, ठीक है। अब देखेंगे संस्कृत शिक्षणस्य विधि। संस्कृत शिक्षण की विधि क्या है, तो अभ्यास विधि भैया, अगर आपका शीटेट 1-2 नंबर से रह रहा है तो आप लोग अभ्यास कीजिए, जितना हो अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो ये संस्कृत में अनुकरण विधि, यानी कि अगर तुम्हारा प्रश्न गलत हो रहा है बार बार पर, तो उसका अनुकरण करो, उसे दोहराइए, आखिरकार गलती कहाँ हो रही है। परिष्कार, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे डीपली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वाक्य संशोधन विधि, अगर वाक्य में आपको कठिन वाक्य लग रहा है, जैसे शिक्षणस्य लिख रहा है तो शिक्षण की, है ना, तो वाक्य में संशोधन करके उस विधि को आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। निदानात्मक विधि मतलब होता है कि कमजोरी, बच्चे की जो कमियां हैं उन कमियों को देखना। तो आप लोग अपनी कमियों को खुद देख सकते हैं कि आखिरकार हम लोग सीटेट का पेपर दे रहे हैं, आखिरकार निकल क्यों नहीं पा रहा है। तो जब तक आप अपनी कमी को नहीं देखेंगे तो तब तक आपका सीटेट भी जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आप कितना भी पढ़िए, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं या सीटेट में क्वेश्चन आ किस तरीके रहे हैं उस तरीके से आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप निदानात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग समस्या ही नहीं देख रहे हैं कि हमारे अंदर समस्या क्या है। तो निदानात्मक विधि में समस्या देखी जाती है बच्चे की, ठीक है। उपचारात्मक विधि क्या होती है, उपचारात्मक विधि में जो बच्चे की समस्या होती है उसका उपचार किया जाता है। जैसे आपने शीटेट दिया है और आपका निकला नहीं है तो फिर आप उपचार करेंगे। आप लोग जो है यूट्यूब पर देखेंगे कोई अच्छा सा यूट्यूबर मिल जाए जिससे हमारा शीटेट निकल जाए, या आप लोग पेड क्लास लेंगे, है ना, तो वो क्या है, आप उपचार देख रहे हैं। तो इस उपचार के लिए आपको खुद भी पढ़ना होगा, खुद से मोटिवेट होना होगा। आप लोग जब तक खुद में मोटिवेट नहीं होंगे, खुद में आपका लक्ष्य नहीं होगा, खुद में आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपका उपचार भी नहीं होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधियां हैं जो संस्कृत के अंदर आपके प्रश्नों को सही बनाएंगे। अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, परिष्कार विधि, वाक्य संशोधन विधि, निदानात्मक विधि, उपचारात्मक विधि।
क्योंकि निदानात्मक मतलब कोई मरीज है और मरीज डॉक्टर के पास में गया और उपचार के लिए, तो सबसे पहले जो है डॉक्टर जो है देखेगा बच्चे के क्या प्रॉब्लम है, फीवर है क्या है, फिर उसके तुरंत उपचार ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे बालकों के दोषों का निवारण, यानी बच्चे के अंदर जो दोष होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनको हम दूर कैसे करें, है ना। तो शारीरिक परीक्षण करेंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, वर्णानाम उच्चारण स्थान स्वरूप, यानी वर्ण के स्थान के स्वरूप को नहीं जान पाए तो वो आप लोग जानेंगे, ठीक है। इससे परीक्षण निवारण जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। शिक्षण विधि परिवर्तित, अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षण विधि को आप लोग चेंज करेंगे। तो ये होती हैं बालकों की जो कमियां होती हैं उनको। शारीरिक परीक्षण, कहीं बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कि बच्चा आखिरकार क्यों नहीं समझ रहा है। वर्णानाम उच्चारण स्थानम स्वरूप, हम जो बोल रहे हैं क्या वो बच्चे की समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आखिरकार हमारी शिक्षण विधि जो है चेंज करनी पड़ेगी। हमारे पढ़ाने का जो ढंग है वो बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है बच्चा कभी गलत नहीं होता है। संस्था पूरी गलत हो सकती है लेकिन बच्चा कभी भैया गलत नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी शिक्षण विधि में ही चेंजिंग करनी होगी। नेक्स्ट है संस्कार शिक्षणस्य सूत्राणि, संस्कार शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं। तो देखो ज्ञाता ज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात के प्रति, सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म प्रति, स्थूल से सूक्ष्म के प्रति, यानी कि जिसको आपकी जानकारी है वो अज्ञात की ओर जाना। आपका स्थूल मतलब होते हैं बड़ी चीज़ों से, सूक्ष्म मतलब छोटी चीज़ों के प्रति जाना, सरल से कठिन की ओर जाना, आगमनात् निगमनात्, ठीक है, आगमन से निगमन की ओर जाना, विश्लेषणात्मक संश्लेषण प्रति और पूर्णांश प्रति। ये आपने मनोविज्ञान में पढ़ी होंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संस्कृत के लिए भी। तो ये आपको सूत्राणी विधि होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। क्योंकि सबसे पहले आप सरल पढ़ेंगे, है ना, तभी तो आप कठिन को समझ पाएंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। नेक्स्ट जानेंगे आप संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। तो ये है आपके स्वाभाविकताया, यानी कि स्वाभाविक, अपने अंदर जो स्वाभाविक है कि हाँ मुझे सीटेट करना है, तो उसके लिए क्या होगी, रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, ये सामान्य सिद्धांत है। रुचि होनी चाहिए, एकता सहभागिता, आपके अंदर एकता सहभागिता होनी चाहिए, भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, ठीक है, सक्रियता, सक्रिय होनी चाहिए। अब आपका समय नज़दीक है परीक्षा का, तो जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे, आप जो है निष्क्रिय बैठे हुए हैं कि अब क्या करें, कम समय रह गया है, तो देखिए आप लोग समय की बर्बादी कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकंड में ज़िंदगी बदल जाती है। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, PYQ को हल करते हैं और सक्रिय रहते हैं, तो आपको सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और सीटेट पास हो जाएगा तो आपको बिहार के वैकेंसी में बैठने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपका फोकस सीटेट पे होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता हर इंसान के अंदर होती है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। चयन करने की अनुमति, अनुपात क्रम भी इसी के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब जानेंगे भाषा अधिग्रहणम, भाषा अर्जन, अधिग्रहणम मतलब होता है भाषा का अर्जन करना। तो मित्रों देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मातृभाषा ही भाषा अधिग्रहण है, यानी कि हमारी जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा मतलब समझ रहे हो, घर की भाषा, मैया की भाषा जो होती है, वही हमारी क्या है, वही हमारी अधिग्रहण भाषा है। समाज द्वारा भाषा को अधिग्रहण किया जाता है, जो हमारे समाज में होता है, हमारे कल्चर में होती है, वो हमारी मातृभाषा होती है। भाषा अधिग्रहण का अनुकरोति किया जाता है, भाषा अधिग्रहण का अनुकरण किया जाता है। अनुकरण मतलब क्या है, बच्चे से आपने कही मम्मम, है ना, मम्मा मतलब पानी, तो बच्चा समझ गया कि ये मम्मम बोल रहा है, तो बच्चा अनुकरण करेगा, है ना। आपने बच्चे से बोला कि चाचा बोल, तो बच्चा उसको चाचा ही बोलेगा, क्योंकि वो अनुकरण कर रहा है। तो ये क्या है, बच्चा घर से ही सीखता है। भाषा अधिग्रहणम सहजम भवति, या तो भाषा जो अधिग्रहण होती है ये सहज होती है। कैसी होती है, सहज। भाषा अधिग्रहण अनौपचारिकता भवति, इसमें भैया कोई भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती,
ये अनौपचारिक होती है। कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। घर की भाषा होती है, समाज की भाषा होती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, सहज भाषा होती है और ये अनौपचारिक होती है। भाषा अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना, क्योंकि ये तो भैया हमने स्वयं से सीखी है, प्रकृति के द्वारा मिली है, माता के द्वारा मिली है, घर के माहौल से मिली है अर्जन। लेकिन अधिगम जो होता है ये सीखना होता है। तो ये हमारी विद्यालय द्वारा ली जाती है, औपचारिक तरीके से सीखी जाती है। यह द्वितीय भाषा होती है एवं मानक भाषा होती है। ठीक है, ये द्वितीय भाषा और मानक भाषा आ जाए तो ये आपकी भाषा अधिगम है। ये प्रयास से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है? प्रयास से सीखी जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि प्रथम भाषा बच्चे की कौन सी है? तो प्रथम भाषा आपकी मातृभाषा है, जिसमें बच्चा जो है अधिग्रहण करके सीखता है। किससे? अधिग्रहण। और अधिगम आपकी द्वितीय भाषा है, जो जो बच्चा जो है औपचारिक तरीके से सीखता है। जैसे कि आजकल आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, है ना, औपचारिक है ये। जैसे कि आप किताबों से पढ़ रहे हो, विद्यालय में श्यामपट्ट वगैरह का यूज हो रहा है, विद्यालय में जा रहे हो तो वहाँ पे अनुशासन बच्चों को सिखाया जाता है, ग्रामर पोर्शन पढ़ाया जाता है। बच्चे को जो है जैसे अपनी जो लैंग्वेज बोलेगा तो बच्चे से कहा जाएगा बेटा स्कूल में इस तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारी द्वितीय भाषा है, दूसरी भाषा, और ये मानक भाषा भी है ना, यानी कि अधिगम। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। ऐसा हो नहीं सकता है, जितने भी मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करा रही हूँ ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं, इसलिए इन क्लास को पढ़ने के बाद में आप लोग प्रश्नों को हल करेंगे, आपके आंसर बिल्कुल गलत नहीं होंगे। बहुभाषिकता क्या होती है? यानी एक क्लास में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी विषयों के बच्चे पढ़ते हैं, सभी भाषा लेकर के पढ़ते हैं। यानी मराठी वाला भी बच्चा है, संस्कृत वाला भी है, अंग्रेजी वाला भी है। तो ये बहुभाषिकता कहलाती है। सभी ग्रुप के बच्चे इसमें लैंग्वेज की भाषा पढ़ते हैं। तो ये जैसे भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति। भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करता है। संसाधन का क्या है? कि हम लोग आपस में एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है। बिल्कुल भैया, संज्ञानात्मक विकास तो होना ही होना है, क्योंकि हर एक उसके भाषा के बच्चे जब बैठे हुए हैं तो संज्ञानात्मक विकास तो होगा ही ना। तो संसाधन का काम करता है और ये आपका संज्ञानात्मक विकास है। उत्कृष्ट लेखनम। उत्कृष्ट लेखनम मतलब होता है कठिन लिखना। तो व्याकरणम के सुधार से उत्कृष्ट लेखन किया जाता है। जो व्याकरण होता है ना, व्याकरण के आधार पर ही हम अच्छा लिखना सीखते हैं, कठिन शब्दों को लिखना सीखते हैं। तो आपके में आ जाए उत्कृष्ट लेखन किसके द्वारा होता है? तो ये व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरणम के सुधार से उत्कृष्ट लेखन शुद्धता आती। व्याकरण के सुधार से ही उत्कृष्ट लेखन यानी कठिन लिखने में शुद्धता आती है। भाषा का विकास जानेंगे। अभिव्यक्ति ही द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। अभिव्यक्ति मतलब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उसमें हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में स्वाभाविक है कि विकास होगा, है ना। भाषा प्रयोग द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। बिल्कुल, हम भाषा का जब प्रयोग करेंगे, एक दूसरे के सामने बोलेंगे तो भैया भाषा का विकास तो होना ही है। अवसर द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। अगर किसी बच्चे को अवसर दिया जाता है संस्कृत बोलने का या हिंदी बोलने का तो वहाँ पर भी बच्चे का विकास होना स्वाभाविक है। अधिगम अक्षमता से संबंधित समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, घोट के पी जाना, आना ही आना है। 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग कमेंट करना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या आप लोग जो है जुड़ जाना है व्हाट्सएप चैनल से तो वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। डिसलेक्सिया, लेक्सिया जहाँ भी हो तो ये पढ़ने संबंधित होता है। लेक्स मतलब पढ़ने से संबंधित, है ना। जहाँ पर डिस आ जाए, डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित होता है। अलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी विकार है। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है, ग्राफ को हम यूज करते हैं तो लिखने में, तो यहाँ पर ये ग्राफ लिखने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया, जहाँ कैलकुलेटर का हम प्रयोग करते हैं तो गणित का करते हैं, जैसे आप ट्रिक लगा सकते हैं ना। तो देखो लक्स जहाँ पे आ जाए तो वो पढ़ने से संबंधित है ना। अलेक्सिया आ जाए, ये पढ़ने से संबंधित विकार है। डिसग्राफ आ जाए, ग्राफ मतलब आप लिख रहे हो ग्राफ पर तो वो आपको लिखने से संबंधित। जहाँ कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा रहा है वो गणित है, ठीक है। अब प्रेक्ष आ जाए तो ये गतिक कौशल है, गतिक कौशल। अफेजिया ये मौखिक विकार, भाषा विकार संबंधित है। आई होप मित्रों कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे कथा कथनम, कहानी कथन। कथा कथन, कहानी कथन, ये क्या होता है कि भाषा के समग्र रूपम की प्रस्तुति बालकों को मिलती है। इस कथा कथनम में क्या होता है, बच्चे का समग्र रूप समझने की बच्चा प्रस्तुति करता है। जब कथा का कोई मंचन कराते हैं वहाँ पर बच्चा समग्र रूप से उस प्रस्तुति को देखता है।
संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। जब कथा कहानी कहेंगे तो वहाँ की कल्चर को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे। कविता प्रयोजनस्य, तो कविता प्रयोजनस्य जब शब्द आपको दिखे तो तुरंत आपके भेजा में बैठना चाहिए कि आनंदानुभूति। आपके जीवन में क्या बैठना चाहिए? आनंदानुभूति। जब भी कविता प्रयोजन जैसा शब्द आए, कविता प्रयोजनस्य, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आनंदभूति। ठीक है, आनंदानुभूति। भाषा प्राथमिक स्वरूप, तो भाषा प्राथमिक रूप है संकेत भाषाया अस्ति। प्राथमिक रूपम, तो ये आपकी संकेत भाषा अस्ति। अभिव्याकच्छयः, तो अभिव्याकच्छया क्या होता है? को ही समावेशी कक्षा कहते हैं। जहाँ भी ये अभिव्याक कक्षा आ जाए तो ये आपका समावेशी कक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब जानेंगे श्रवण कौशलम, तो श्रवण कौशल के अंतर्गत आते हैं आपके अर्थ ग्रहण करना। बिल्कुल भैया, सुनेंगे तो अर्थ ग्रहण करेंगे, भावनाओं को भी समझेंगे, ज्ञान भी मिलेगा आपको, बोधपूर्वक सुनेंगे, है ना, संप्रेषण करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आदर्श बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। शिक्षक महत्वम भवति, शिक्षक के महत्व को भी आप जानेंगे। विकासार्थ साधनानि, विकास के साधन समझेंगे। तो विकास के साधन क्या हैं? परिवार के सदस्य, है ना, विकास में सहायता करते हैं। अध्यापक आदर्श वाचनम, आपको अध्यापक अच्छे से पढ़ाते हैं तो आप उनका क्या करेंगे? सम्मान करते हैं, है ना, और ये आपके विकास में भी सहायता करते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र भी आपके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये आपके विकास के साधन हैं, ना। परिवार के सदस्य, अध्यापक, भाई परिवार का माहौल अच्छा होगा तो आपका स्वाभाविक विकास अच्छा होगा, है ना। नेक्स्ट हम देंगे भाषाया विकास, भाषा का विकास कैसे होता है इस चीज़ को आप जानेंगे। तो देखो, विकासस्य किम, विकास कैसे होगा? बालानां शारीरिकं मानसिकं च क्रमे परिपक्वता आगमनम एव विकासः कथयति, यानी बच्चों के शारीरिक मानसिक क्रम की जो परिपक्वता होती है उसका आगमन ही विकास कहलाता है। बच्चे का शारीरिक मानसिक जो क्रम होता है और बच्चा उसमें परिपूर्ण हो चुका है, जान चुका है, तो वो आपका विकास है। शारीरिक और मानसिक विकास साथ साथ चलता है, बिल्कुल सही है भैया। देखो, शरीर आपका सही है और मानसिक सही है तभी तो पढ़ पाओगे। शरीर में थोड़ी सी दिक्कत है तुरंत आपके दिमाग में बैठेगा तो आप लोग जो है नहीं कर पाएंगे। तो शरीर और आपका मन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। आपके शरीर में दिक्कत होगी तो तुरंत आपका मन भी कुंद हो जाएगा। भावानाम एवं विचारणानाम अव्यक्तस्य साधनम एवं भाषा अस्ति, यानी भावनाएं और विचार जो होते हैं ये अभिव्यक्ति के साधन है, यानी कि बोलने के साधन है। भावनाओं को समझेंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे तो वो अभिव्यक्त करेंगे, तो ये क्या है? भाषा के साधन हैं। ठीक है, अर्थात इसे अर्जित किया जा सकता है। बिल्कुल अर्जित, भावनाओं को और विचारों को हम लोग क्या करते हैं? अर्जित ही तो करते हैं। संस्कृत भाषाया विकासस्य कौशल, संस्कृत भाषा में विकास के कौशल कौन कौन से हैं? तो ये विकास के आपके 4 कौशल अभी बताए हैं मैंने, शुभोपदी, है ना, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवणम से सुनना, भाषणम से बोलना, पठनम से पढ़ना, लेखनम से लिखना। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या होता है? भाषणम, बोलना, लेखनम, लिखना। ठीक है, अर्जन और ग्रहणम, अवबोधनम, ये मतलब ये शब्द आ सकते हैं इस तरीके से, एक ही मतलब है इसका। अभिव्यक्ति में ये भाषण और लेखनम हो जाता है, और अर्जनम, ग्रहणम, अवबोधनम, इन तीनों में से कोई सा शब्द आ जाए फटाक से दिमाग में आना चाहिए, श्रवणम और पठनम। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्लास जिसके माध्यम से आप संस्कृत के जो भी प्रश्न होंगे आप उनको सही करके आएंगे। आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता है आप दूसरी बार देखना और तुरंत इसके बाद में आप PYQ हल करेंगे तो मित्रों आपके प्रश्नों को सही करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कम समय में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल भी संस्कृत से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और कल आपको महत्वपूर्ण क्लास मिलेगी संस्कृत की जिसमें आप चुटकियों से जो है गद्यांश को हल कर पाएंगे, समझेंगे कि आखिर में संस्कृत के प्रश्न किस तरीके से आते हैं, और आप इस क्लास को देखने के बाद में उनके प्रश्नों के आंसर खुद ही देंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी संस्कृत के मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।